नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025, जिसे आप वर्ग 3 के नाम से भी जानते हैं, के लिए साइंस विषय के अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। और आप सभी जानते हैं कि साइंस इस परीक्षा में आने वाला है, इसके अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्किंग कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ में हम लगातार आपको साइंस और सोशल साइंस से संबंधित क्लासेस आपको देते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप लगातार बने रहें और अभ्यास करें। तो चलिए आज का पहला अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। एक उल्टे ग्लास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका कारण यह है। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ए, प्रज्वलन ताप का कम होना। बी, मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता। सी, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता। और डी, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो जब मोमबत्ती को ढक दिया जाता है गिलास के द्वारा और जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध है तब तक ये जलते रहेगी और जैसे ही ऑक्सीजन इस गिलास की ख़त्म हो जाती है ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ये दोनों ही इस लौ को नहीं जला पाएंगे, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसे बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। तो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान यानी जब अपशिष्ट जल को साफ किया जाता है तो उसमें बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के सामान होते हैं, कैसे हटाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है बार स्क्रीन, ऑप्शन बी में आपको दिया है निस्पंदन, सी वातन और डी क्लोरीनन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बार स्क्रीन। बार स्क्रीन के द्वारा बड़ी बड़ी बोतलों को हटाया जाता है या प्लास्टिक के सामान को कम किया जाता है। बार स्क्रीन कैसा होता है, तो बार स्क्रीन इस तरीके का होता है। बार स्क्रीन में इस तरह की जाली लगी होती है लोहे की। जब इसमें पानी बहाया जाता है इसके थ्रू तो प्लास्टिक की बड़ी बोतलें या प्लास्टिक के सामान इसमें फंस जाते हैं, फिर उस जाली से उन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी उस अपशिष्ट जल से प्लास्टिक का ये सामान जो उसमें फंसा हुआ है हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लास्टिक की चीज़ें अपशिष्ट जल से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार्य जो एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए, अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना। बी, शुक्राणुओं का निर्माण। सी, स्तनों का विकास। और डी, मासिक चक्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं का निर्माण। अब यहाँ पे पूछा है जो एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता, तो एस्ट्रोजन से शुक्राणुओं का निर्माण प्रभावित नहीं होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और गर्भाशय के विकास और कामकाज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, इसलिए शुक्राणुओं का निर्माण को ये प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण को प्रभाव पड़ता है। और पुरुषों में प्रजनन क्षमता और हड्डियों की ताकत बनाए रखने में एस्ट्रोजन जरूर मदद करता है, लेकिन शुक्राणु के निर्माण में ये किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको ऑप्शन दिया है ए, ग्रंथि उपकला। बी, घनाकार उपकला। सी, स्तंभाकार उपकला। और डी, स्तरित सेल की उपकला। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं वो आंत के अंदर पाई जाती हैं और खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं, उसके बाद में पूरे शरीर में उसे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चित्र है वो स्तंभाकार उपकला का है। ये कोशिकाएं छोटी आंत की दीवार में मिलती हैं और उनकी सतह पर माइक्रोविली नामक छोटी उंगली जैसे प्रवर्ध इसमें पाए जाते हैं। तो ये उंगली जैसे आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये ही स्तंभाकार उपकलाएं हैं। और जो माइक्रोविली की उपस्थिति से आंत का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा मात्रा में जो भोजन होता है उसे आंतें अवशोषित कर पाती है। स्तंभाकार उपकला कोशिका के ऊपरी हिस्से में सिलिया भी पाए जाते हैं जो भोजन को आंत की दीवार से दूर ले जाते हैं, जिससे अवशोषण और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट, सी कॉन्ड्रोसाइट और डी ऑस्टियोसाइट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिथ्रोसाइट।
लाल रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट है, वो इस तरीके का होता है। और एरिथ्रोसाइट एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती है। ये कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन का संचार भी करती हैं, ऑक्सीजन को बांधती हैं और इस प्रकार से ये शरीर में हमारी ऑक्सीजन को पहुंचा करके हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में मदद करती है। एरिथ्रोसाइट का जीवन काल की अगर बात करें तो ये यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं कितने दिन तक जीवित होती हैं, तो लगभग 120 दिनों तक लाल रक्त कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके बाद वो नष्ट हो जाती हैं अस्थि मज्जा में। ये भी आप याद रखें, अस्थि मज्जा में जा कर के ये नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर यहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है राणा प्रताप सागर, बी ट्राम्बे, सी तारापुर और डी है कलपक्कम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है ट्राम्बे। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर ट्राम्बे में स्थापित किया गया था और जो ये ट्राम्बे में स्थापित हुआ था इसका नाम था अप्सरा। ये पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर था। 5 अगस्त 1956, तो ये आप याद रखें, 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर बनाया गया था। इसके पहले डायरेक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे और यह जो रिएक्टर है एक बार में 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करता था। तो आप याद रखेंगे भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर ट्राम्बे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखता है कहलाता है। ऑप्शन ए तारामंडल, बी धूमकेतु, सी क्षुद्र ग्रह और डी उल्का। इसका उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे, कई बार आपने देखा होगा इसे आकाश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तारामंडल। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता है वो तारामंडल कहलाता है और ये एक निश्चित पैटर्न के रूप में आकाश में हमें दिखाई देते हैं। ये अक्सर किसी किसी प्रकार के पशु के जैसे दिखते हैं या फिर किसी पौराणिक पात्र के रूप में हम इन्हें मान लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार की निर्जीव वस्तुओं को भी दिखाते हैं। आपको यहाँ पे जो तारामंडल दिखाई दे रहा है इसे भारत में सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं और वैज्ञानिक खगोल शास्त्री इसे बिग डिपर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारी भार जैसे कि भारी धातुओं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबक, बी प्रति चुंबक, सी स्थायी चुंबक और डी अनुचुंबक। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है भारी भारी चीज़ों को उठाना है जो कि धातु या स्टील की बनी होती है, जैसे कि स्क्रैप, इसे उठाना है, उसे लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें उठाने के लिए विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक इस तरीके का होता है जैसा कि चित्र में बताया है। इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उस समय पे ये अपना ये चुंबकत्व गुण शो करता है और जितने भी स्क्रैप होते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर जहाँ पर इसे लोड करना है वहाँ पहुँचाया जाता है और विद्युत की सप्लाई को रोक दिया जाता है, तो वो वहाँ पर अनलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबक का इस्तेमाल लोडिंग और अनलोडिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन गैस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन गैस। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है, आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड दिए हैं। अब यहाँ पे एक धनात्मक सिरा है और दूसरा ऋणात्मक सिरा है, दोनों पर ही बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धनात्मक सिरे पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ऋणात्मक सिरे पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकाल से नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पति आवरण को भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग के तेज़ी से फैलने के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको तथ्य बता दिया है, उसके बाद में बोला है कि जंगल की आग को तेज़ी से फैलने के कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित, बी केवल उच्च तापमान, सी केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उचित कारण दिखाई देता है उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर सारे कारण जो हैं जंगल की आग को फैलाने के लिए मददगार होते हैं। यहाँ पे
बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, यहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है और बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है यानी अनावृष्टि। इन सभी कारणों से जंगल की आग तेज़ी से फैलती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मंदिर की घंटियाँ धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वे निम्न होती हैं। ए भारी, बी तन्य, सी आघातवर्ध और डी है ध्वनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनिक। आप सभी जानते हैं धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और जब इसे किसी चीज़ से पीटा या बजाया जाता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ जनरेट होती है और उसे ही धातु की ध्वनिकता कहते हैं। तो मंदिर की घंटियों को धातु से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया है रक्त, बी एरिओलर, सी वसी और डी अस्थि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है वसी। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम होता है वसी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए ट्रेकीड, बी चालन नलियाँ, सी वाहिकाएं, डी सहचर कोशिकाएं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिका जिसे साथी कोशिका के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार की कोशिका है जो पौधों के जाइलम और फ्लोएम में पाई जाती है। तो ये सहचर कोशिकाएं पौधों के जाइलम वाले पार्ट में पाई जाती हैं और फ्लोएम में पाई जाती है। ये दोनों में ये सहचर कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फर्न पड़कों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन ए सोरी, बी बीज, सी बीजाणु और डी बीजाणु पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोरी। जो फर्न का पौधा होता है उसके पत्तों के नीचे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसमें जो काले बिंदु या रेखा जैसी संरचनाएं होती हैं उसे सोरी के नाम से जाना जाता है और ये सोरी वास्तव में एक प्रकार के बीजाणु के सोर्स होते हैं जो फर्न के प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। ऑप्शन ए प्रजनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरक्षी तंत्र, सी पाचन तंत्र और डी है अध्यावरणी तंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षी तंत्र। हमारे शरीर का जो तंत्र है जो संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है तो प्रतिरक्षी तंत्र होता है। जैसे ही हमारे शरीर को पता चलता है कि कोई बाहर के ऐसे बैक्टीरिया या वायरस आ गए हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायी हैं, तब प्रतिरक्षी तंत्र ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और उसे दूर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, बी केवल पशुओं के गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन प्रयुक्त चाय की पत्तियां। ऑप्शन नंबर सी है केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष और डी है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां या उनके छिलके, पशुओं के गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, जो चाय की पत्तियां जो एक बार यूज़ की जा चुकी हैं, घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अनिमेष स्वर, बी मुँह छाना, सी ऊंचाई में वृद्धि और डी चौड़े कंधे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिमेष स्वर। अनिमेष यानी त्रियु स्वर आता है। ये जो होता है त्रियु स्वर किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में स्थापित नहीं होता है। ये उच्च या तीखी आवाज़ जो होती है लड़कों की नहीं होती। इसकी बदले में आप देखते हैं कि लड़कों में भारी आवाज़ पैदा हो जाती है किशोर अवस्था के दौरान, उनकी आवाज़ में भार आने लगता है। तो मुँह छाना, ऊंचाई में वृद्धि और चौड़े कंधे होना ये सब किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में होने लगता है, लेकिन स्वर उनका तीखापन उनमें खत्म हो जाता है और भारीपन आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्रुतगामी बीज रिक्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पर्णांग, ऑप्शन नंबर बी सूर्यमुखी, सी जैंथियम और डी ड्रमस्टिक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक जिसे आप सहजन के नाम से भी जानते हैं, इसमें पंख वाले बीज होते हैं। ये बीज हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं जिसे एनिमोकोरी के नाम से भी जाना जाता है। सहजन के पौधे का वानस्पतिक नाम की बात करें तो मोरिंगा ओलियोफेरा है। क्या है? मोरिंगा
ओलियोफेरा, ये आप याद रखेंगे। मोरिंगा ओलियोफेरा सहजन का नाम होता है और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली जलवायु में भी ये आसानी से देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता निम्न होते हैं। ऑप्शन ए तारामंडल, बी ग्रह, सी श्वेत वामन और डी तारे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रह। वे खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है वो केवल ग्रह होते हैं। ये नज़दीकी सूर्य या फिर नज़दीकी तारे से प्रकाश ग्रहण करने के बाद में चमकते हैं। बल्कि तारामंडल की बात करें, ये तारों का समूह होता है और प्रत्येक तारे का अपना खुद का प्रकाश होता है। श्वेत वामन भी तारा होता है, इसमें सफ़ेद प्रकाश निकलता है और विभिन्न प्रकार के तारे जो होते हैं उसमें भी खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए कैगा शक्ति संयंत्र, बी तारापुर शक्ति संयंत्र, सी कल्पक्कम शक्ति संयंत्र और डी काकरा शक्ति संयंत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र स्थित हैं, एक है कल्पक्कम और दूसरा आपने कई बार नाम सुना होगा कुडनकुलम। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। दोनों के ही स्वामित्व की अगर बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल के द्वारा ये दोनों रन किए जाते हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में ट्रेडेड टायर होते हैं क्योंकि ए घर्षण घटे, बी गति कम हो, सी गति अधिक हो और डी घर्षण बढ़े। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाहनों में ट्रेडेड टायर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि घर्षण बढ़े। ट्रेडेड टायर मतलब इस तरीके के जो गड्ढे होते हैं टायर में आप देखते हैं या निशान बने रहते हैं जो कि गहरे होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि सड़क और टायर के बीच घर्षण जो है वो ज़्यादा हो जाए, वाहन सड़क पर अच्छे से पकड़ बना सके और किसी प्रकार की फिसलन इत्यादि उसमें ना हो। ये वाहन को नियंत्रित रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फाइलम में ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं। ऑप्शन ए मोलस्का, बी पोरीफेरा, सी सिंडेरियन और डी एक्वाइनोड मार्टा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोरीफोरा। किस तरीके का होता है तो वो ऐसा दिखाई देता है। पोरीफोरा इस फाइलम में स्पंज शामिल होते हैं, तो पोरीफोरा के उदाहरण में क्या है, स्पंज। अब यहाँ बोला है ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं। स्पंज में ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता है बल्कि उसके शरीर में कोशिकाएं सीधे एक साथ जुड़कर एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करती हैं। अब पोरीफोरा क्यों बोलते हैं, तो ये दुनिया के पहले बहुकोशिकीय जीव के रूप में जाते हैं जिसमें कि छेद होते हैं यानी छिद्र होते हैं। ये चल फिर नहीं सकते क्योंकि वे एक पौधे की तरह जमीन पे चिपके होते हैं या फिर किसी पत्थर चट्टान इत्यादि पे चिपके होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं और इसमें जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। इनके कंकाल शरीर को आधार प्रदान करते हैं, मतलब ये जहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ चिपकते हैं वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके जो कंकाल होते हैं ये इनके शरीर को आधार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न होती है। ऑप्शन ए विद्युत जनरेटर, बी विद्युत ट्रांसफार्मर, सी विद्युत चालक और डी विद्युत मोटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले डिवाइस का नाम है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित ऊतक क्या है। आपको ऑप्शन दिया है, ए यह श्लेषोतक युक्त हरित लवक है, बी यह मृदुतक युक्त वायु है, सी यह मृदुतक युक्त हरित लवक है, डी यह दृढ़ोतक युक्त हरित लवक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह मृदुतक युक्त हरित लवक है। अब हरित ऊतक को आप अच्छे से जानते हैं और ये एक प्रकार का हरित लवक जो है वो पौधों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करना और प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंगफिशर प्राणी प्लवक मछली व पादक प्लवक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में
कौन से एक जीव में हानिकारक रासायनिक डीडीटी की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना होगी? ऑप्शन ए प्राणी प्लवक, बी पादप प्लवक, सी किंगफिशर और डी मछली। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी किंगफिशर। किंगफिशर जिसे रामचिरैया या किलकिला के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का एक समूह है जो मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। यह एक छोटे से मध्यम आकार का चमकीला पक्षी है जो दुनिया भर में पाया जाता है। तो अगर डीडीटी का उपयोग किया जाता है, हम फसलों के ऊपर प्रायः इसका उपयोग करते हैं। ये पानी में घुलकर बहते हुए नदियों तालाब तक पहुंच जाता है, उसके बाद में ये मछलियों के शरीर के अंदर पहुंच जाता है और किंगफिशर जैसे प्राणी जब इसको ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर ये डीडीटी पहुंच जाता है। तो यही इसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा डीडीटी की सांद्रता किस में हो सकती है, तो किंगफिशर में सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नारियल का छिलका रिक्त ऊतकों से बना होता है। ऑप्शन ए श्लेषोत्तक, बी जाइलम तथा फ्लोएम, सी स्केरिड और डी दृढ़ोतक। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृढ़ोतक। नारियल का छिलका आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा कड़ा होता है और इसे ही दृढ़ोतक बोलते हैं। यह एक मजबूत और कठोर ऊतक है जो पौधों को सहारा प्रदान करता है और उसे विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुयुग्मक या शुक्राणु गैमेट्स या स्पर्म इनमें निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय, बी शिश्न, सी वृषण और डी शुक्रवाहिनी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृषण। पुयुग्मक या शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण के अंदर निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ईथेन प्रदान करता है। यौगिक रिक्त एक है, तो आपको बताना है ऐसा यौगिक क्या है। आपको ऑप्शन दिया है ए अल्कोहल, बी अम्ल, सी एस्टर और डी एल्केन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल। जब एक कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है और 443 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ईथेन देगा और यह यौगिक इथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है रिक्त कहलाता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, बी कार्निया, सी निकट दृष्टि दोष और डी मोतियाबिंद। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, निकट दृष्टि दोष। ऐसा विकार आँखों में आया है जिसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को देख पाता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है और इसे अन्य नाम आप मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष अगर हो जाता है तो फिर उसे दूर कैसे करेंगे, तो उसमें आपको जो स्पेक्स लगाए जाते हैं, चश्मे लगाए जाते हैं, उसमें जो लेंस यूज़ होते हैं वो अवतल लेंस होते हैं। जब अवतल लेंस वाले चश्मे आपको लगाए जाते हैं तो उसका जो फोकस होता है वो प्रॉपर हो जाता है और पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें दोनों प्रकार की चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को इसके द्वारा बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए है वर्षा, बी संघनन, सी वाष्पन और डी है जल चक्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल चक्र। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को वाटर साइकिल यानी जल चक्र के द्वारा बनाए रखा जाता है। आप यहाँ पे वाटर साइकिल का एक चित्र देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी है अपने विभिन्न रूप बदलता है और उसके बाद में पृथ्वी पर निरंतर रूप से पर्याप्त मात्रा में बचा रहता है और इसकी मात्रा अगर आप काउंट करेंगे तो इसका केवल भौतिक रूप परिवर्तन होता है, ये नष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारी क्लास में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।